वेलकम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट के बारे में डिटेल में और बताया था और विभिन्न प्रकार के केमिकल एनवायरनमेंट में जो नाभिक या प्रोटॉन रहते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू किस प्रकार से परिवर्तित होती है, उनमें डेल्टा वैल्यूज़ के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो बताए थे और मैंने कुछ टेबल के आधार पर कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियस की प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू यहाँ लिखी थी। कल बात ये अपन कर रहे थे कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो होती है वो जैसा कि हम एक्सपेक्टेड करते हैं हमेशा वह मान नहीं आती। तो एक तो केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है केमिकल शिफ्ट वैल्यू। कुछ और फैक्टर्स भी जिनको समझना बहुत आवश्यक होता है, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि भाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू में चेंज क्यों आया। तो मुख्य जो ये सारी चीज़ें हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ के अंदर जो डिफरेंस आ रहे हैं उसके पीछे परिरक्षण प्रभाव और विपरिरक्षण प्रभाव, ये दो, शील्डिंग इफेक्ट और डीशील्डिंग इफेक्ट, जो कि अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो शील्डिंग डीशील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के घनत्व पर, उस नाभिक के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन के घनत्व पर। क्योंकि जो नाभिक है, या जैसे हम प्रोटॉन की बात करें, हाइड्रोजन नाभिक की बात करें, तो हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो सामान्य परिस्थिति के अंदर कोई प्रोटॉन है, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा के एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस प्रोटॉन को क्या करता है, शील्ड करता है, उसकी रक्षा करता है, उसको परिरक्षित करता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से। अब जब हम इसी नाभिक को, इस प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब अपन रखेंगे तब जो प्रोटॉन के नियर बाय जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो प्रोटॉन जो है उसके चारों ओर दूसरे नाभिक भी और उनके चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सर्कुलेट करने लगते हैं। जब हमने क्या किया, नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में ये जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन के वो सर्कुलेट करने लगते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, एक नया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे शब्दों में इनका नाम है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो बाय सर्कुलेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स जनरेट अ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, और ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये उस पर्टिकुलर नाभिक को या प्रोटॉन को क्या करता है, या तो शील्ड कर लेता है या डीशील्ड करता है। लेकिन जब वो नाभिक के चारों ओर वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इस तरीके से घूमते हैं कि उनके द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो सामान्यतः उस प्रोटॉन को क्या करता है, डीशील्ड कर देता है। क्या करता है, उसकी डीशील्डिंग इफेक्ट होती है। और जब वो उसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तो उसको शील्ड करता है। दो तरह के प्रभाव होते हैं, शील्डिंग और डीशील्डिंग, जैसे कि बताया। तो जो प्रोटॉन के चारों नाभिक के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, उसको शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं। लेकिन जो उसके नियर बाय न्यूक्लियस है, आसपास में भी जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोज होती है, विपरीत में होती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तो वहाँ पर वो उसको क्या करता है, शील्ड कर लेता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से है। और जब मैंने आपको ये बताया है कि यदि शील्डिंग इफेक्ट होता है, किसी प्रोटॉन को शील्ड किया जाता है तो क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। तो ये परिरक्षण प्रभाव यदि उस प्रोटॉन के चारों ओर है, यदि ये शील्डिंग इफेक्ट उस प्रोटॉन के चारों ओर है, इसका मतलब कि वो जो प्रोटॉन है उसको चुंबकीय
क्षेत्र कम मिल रहा है, बचा लिया उसको, उसकी रक्षा कर ली भाई चुंबकीय क्षेत्र से। तो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान कम है। तो अब इसको अनुनाद में लाना है तो क्या करना पड़ता है हमको? चुंबकीय क्षेत्र देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र देना पड़ता है। एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड और वी कैन से दिस टाइप ऑफ प्रोटॉन्स कम्स टू द रेजोनेंस एट द हायर फील्ड। उच्च क्षेत्र में इनका अवशोषण होता है। और मैंने आपको बताया था कि हमारा NMR स्पेक्ट्रम कैसा है, इसमें हम उच्च क्षेत्र के प्रोटॉन को कहाँ लेते हैं? राइट हैंड साइड में लेते हैं। उनकी डेल्टा वैल्यू कैसी होती है? कम होती है। डेल्टा वैल्यू क्या होगी? कम डेल्टा वैल्यू होगी, कम डेल्टा मान होते हैं। इसके विपरीत यदि कैसा प्रभाव है? विपरीक्षण प्रभाव। डी-शील्डिंग इफेक्ट जब होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दोनों कैसी है? समान है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों कैसा है? सेम डायरेक्शन है। तब वो प्रोटॉन कैसा कहलाएगा? डी-शील्डेड कहलाएगा, विपरीक्षण कहलाएगा। उसको एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अनुभव हो रहा है। तो इस प्रकार का प्रोटॉन जो है कम क्षेत्र में ही क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। लोअर फील्ड में रिक्वायर्ड टू रेजोनेट दिस टाइप ऑफ द न्यूक्लियस और वी कैन से दिस टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर क्या होगा? ये निम्न क्षेत्र में अवशोषण होगा और निम्न क्षेत्र में अवशोषण का मतलब क्या है? डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम देखते हैं कभी कभी इस प्रोटॉन की अनएक्सपेक्टेड हायर वैल्यूज होती है, डेल्टा वैल्यूज, और हायर डेल्टा वैल्यूज के साथ साथ लो डेल्टा वैल्यूज भी होती है। तो ये कौन कौन से कारण हैं जहाँ पर इस प्रकार के प्रभाव के अंदर डिफरेंसेस दिखता है? हायर शील्डिंग होता है, हायर डी शील्डिंग होता है। तो 4 प्रभाव मैंने कल आपको बताए थे। उसमें से पहला प्रभाव हम आज यहाँ देखते हैं, वो है फेरेडिक प्रभाव। रासायनिक स्थिति को, केमिकल शिफ्ट को जो प्रभावित करते हैं वो है, पहला प्रभाव है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मैं लिखता हूँ। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ये जो CH2 प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन ये अलग एनवायरनमेंट में है, इसमें इनका एक सिग्नल आएगा दो प्रोटॉन का। यहाँ पर ये 3 प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, इसलिए ये एक सिग्नल इसका होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मिथाइल के 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल, मिथाइल प्रोटॉन 3 है, इनका एक सिग्नल। तो दोनों ही कंपाउंड के NMR सिग्नल कितने हुए? 2 NMR सिग्नल हुए। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ये CH2 है, ये किससे जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन से। और फ्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन कैसा है? अधिक अधिक विद्युत का मतलब है ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें ये पता चलता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की कितनी क्षमता है। इनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो समूह लगा हुआ हो जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति हो, टेंडेंसी हो। दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। तो 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, -I प्रभाव और +I प्रभाव। तो -I प्रभाव में जैसे हैलोजन्स होते हैं और +I प्रभाव में क्या है? एल्किल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कार्बन के पास 2 प्रोटॉन लगे हुए हैं, ये क्लोरीन से जुड़ गया है।
वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इसको शील्ड कर रहे थे, इसको बचा रहे थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले गए। इसका मतलब इसके चारों ओर जो सेकेंडरी नेगेटिव फील्ड है उसका मान कैसा हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होने वाला द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम हो गया। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर ये कैसे हो जाएंगे, ये डीशील्डेड प्रोटॉन कहलाएंगे, यहाँ पर इनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। डीशील्डेड प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर इसकी डेल्टा वैल्यूज कैसी होगी, डाउन फील्ड होंगे, अधिक डेल्टा वैल्यूज होगी इनकी, मोर डेल्टा वैल्यू। यहाँ पर सिमिलर ये है कि ये भी दो प्रोटॉन जो है किसके पास है, क्लोरीन के पास, और ये भी कैसा प्रभाव डालता है, माइनस आई प्रभाव डालता है। इसलिए क्या होगा, ज्यादा डेल्टा वैल्यू मान होगा इसका, ये डाउन फील्ड होंगे। डीशील्डेड प्रोटॉन है, विपरिलक्षित है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब कहाँ चले जाते हैं, खींच लेते हैं। प्रोटॉन के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ चली जाती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खींची हुई रहती है, इसलिए वहाँ सर्कुलेशन कम हो जाता है और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मान कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है इनके डेल्टा वैल्यू मान ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर जो है क्लोरीन से जुड़े हुए इनके डेल्टा वैल्यू मान कम होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ही क्या होगा, डीशील्डिंग इफेक्ट होगा, और डेल्टा वैल्यू जो है उसके केमिकल शिफ्ट उस प्रोटॉन की ज्यादा होगी। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो दूरी के साथ साथ क्या होता है, दुर्बल होता जाता है, वीक पड़ता जाता है, कमजोर होता जाता है। तो यहाँ पर जो ये मिथाइल प्रोटॉन है ये डीशील्डेड प्रोटॉन नहीं है, डीशील्डिंग प्रभाव तो पड़ता है लेकिन बहुत कम पड़ता है, इसलिए इनकी वैल्यू डेल्टा वैल्यू जो है वो कम होती है। सिमिलरली यहाँ पर इथाइल क्लोराइड के केस में भी ये मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि ये क्लोरीन से दूर है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट मिथाइल प्रोटॉन पे नहीं पड़ता है। तो ये एक मुख्य कारण है कि यदि क्या है, प्रोटॉन किससे जुड़ जाए, माइनस आई प्रभाव वाले किसी समूह से या प्लस आई प्रभाव वाले समूह से जुड़े तो क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर कम ज्यादा होती है, और वहां पर शील्डिंग डीशील्डिंग इफेक्ट का अंतर हो जाता है, डेल्टा वैल्यू के मान में अंतर हो जाता है। तो एक कारक जो है जो कि केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करता है वो कौन सा है, वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। और देखें आप इसका उदाहरण, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। इनकी डेल्टा वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी कितनी है, इसकी आती है 2. ये क्लोरीन है 4.10, क्लोरीन की आती है 3.25 और Br के साथ जो जुड़ा हुआ है उसकी 4.60, सॉरी 2.60। ये डेल्टा वैल्यूज के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, बढ़ती हुई डेल्टा वैल्यू के मान क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। ऐसा क्यों है, मैंने आपको बताया, माइनस आई प्रभाव क्लोरीन में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीशील्डिंग होगा। यहाँ पर जैसे और आगे जाएंगे फिर डीशील्डिंग होगा, तो डीशील्डिंग होने से हमें क्या करना पड़ेगा, और उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डीशील्डिंग होने से डाउन फील्ड में आएंगे, और डाउन फील्ड में आने से फिर क्या होगा, इनके डेल्टा वैल्यूज के मान ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी डेल्टा मानों में के अंतर डेल्टा मानों में इतना ही अंतर आएगा। अब जैसे ये है, यदि
प्रभाव के कारण डेल्टा के मान क्या हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, डी शील्डिंग इफेक्ट होगा, एक रिफ्लेक्शन प्रभाव होगा। लेकिन यदि इस प्रकार से कोई है कार्बन कार्बेनियन है, कार्बेनियन के पास जो प्रोटॉन होंगे उनकी क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने से क्या हो जाएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने से वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट पैदा होगा, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट पैदा होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट है तो फिर ये क्या होगा, हमको ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र देना पड़ेगा, तो लोड डेल्टा वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए मैंने जैसा कि पहले आपने कहा TMS के अंदर टेट्रा मिथाइल सिलेन, तो टेट्रा मिथाइल सिलेन एक NMR सिग्नल इसका आता है और 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और ये सभी कौन से हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर ये कैसे प्लस आई प्रभाव वाले हैं। प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसा प्रभाव है, यहाँ पर ये शील्डिंग प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम नहीं होती है तो शील्डिंग इफेक्ट, या हम क्या कहते हैं परिरक्षित प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। टेट्रा मिथाइल सिलेन के अंदर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से क्या होगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, वो शील्डिंग इफेक्ट है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपफील्ड यानी उच्च चुंबकीय क्षेत्र में इसका अवशोषण होगा, और इसलिए इसका डेल्टा मान कितना हमने माना है, 0। तो ये पहला एक कारण मैंने आपको बताया प्रेरित प्रभाव, जिसके आधार पर केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। बाकी के 3 प्रभाव हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका स्टडी मटेरियल मैंने आपको भेज ही दिया है, आप उसको अच्छे से पढ़ लें। गुड लक, ऑल द बेस्ट।